एक मिनट रुकिए, अटकाई चीजें चालू है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच हाजिर हूँ। अपन बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को लेकर, और इंडियन हिस्ट्री को लेकर अपन इस क्लास में बिल्कुल प्रेजेंट हो चुके हैं। और इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं, मैंने जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, जीरो से लेके हीरो तक की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैं तैयारी कर लो कि इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इस क्लास में वैसे अपन जो चर्चा करने वाले हैं वह भारतीय इतिहास को लेकर चर्चा करेंगे। और भारतीय इतिहास में अपन जो चर्चा करेंगे वह चर्चा रहेगी कि आप चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी अन्य भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें भारतीय इतिहास अगर आपके सिलेबस में लग रहा है, तो आपके लिए यह जो क्लास है यह अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक लग रहे हैं। उन टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करके लगातार मेरे साथ बने रहिए। और आज से अपन बिल्कुल एकदम जीरो से इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। अपन इस क्लास को विधिवत रूप से शुरू कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। ज्यादा समय में आपका खराब करूंगा नहीं। एक बार सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वे एक बार क्लास को आप सभी शेयर कर दें। और अपन शुरू कर रहे हैं इस क्लास को। तो इधर देखें, अपन शुरू करने वाले हैं इस क्लास को विधिवत रूप से। हाँ भाई, इधर देखो, अपन बात करने वाले हैं, यह जो सब्जेक्ट रहेगा यह आपका इतिहास सब्जेक्ट रहने वाला है। इधर देखिए, हाँ, भारतीय इतिहास और इतिहास जो सब्जेक्ट है, इस इतिहास सब्जेक्ट की अपन यहां पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। बिल्कुल देखो, इतिहास की बात करें, सबसे पहले पॉइंट यही बनता है आपके बीच में कि इतिहास कहते किसको है। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनको अपन इतिहास कहेंगे। क्या जितनी भी घटनाएं आज से पहले जो घटित हो गई, इन सभी को क्या अपन इतिहास कहने वाले हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं आपको इतिहास की बात ही कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको चीजें, आपको रूपरेखा आपको समझा देता हूं। इधर देखना, जैसे देखो, अपन बिल्कुल इतिहास की बेसिक चर्चा करने वाले। एक शब्द है आपके सामने अतीत, और एक शब्द है आपके सामने इतिहास। दोनों ही शब्दों में थोड़ा सा क्या है बेटो, अंतर है। अंतर क्या है? देखो, अतीत किसको कहते हैं, अपन चर्चा करें भाई, अतीत कहते किसको है। अतीत का मतलब यह हुआ कि आज से पहले जो कोई भी घटना घटित हो गई वह सभी अतीत है। यानी अतीत, आज से पहले जितनी भी घटना घटित है सभी अतीत। लेकिन देखो, इतिहास क्या है? तो फिर इतिहास भी तो देखो, इतिहास की परिभाषा भी जब भी आप बनाते हैं तो परिभाषा यही बनाते हैं कि इतिहास भी अपन उसको ही कहते हैं कि आज से पहले जो घटना घटित हो गई उसको अपन इतिहास कहते हैं। लेकिन देखो, आज से पहले बहुत सारी घटना घटित हो चुकी है, क्या सभी को अपन इतिहास कहेंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। देखो, इतिहास अपन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम जीरो से, मैंने आपसे वादा किया है कि जीरो से अपन पढ़ेंगे और जीरो से लेके हीरो तक पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बेसिक सी चीजों से अपन इतिहास विषय को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, इतिहास, पहली बात अतीत। अतीत मैंने आपको बता दिया, जो पहले घटना बीत गई, जो पहले हो चुका, अतीत। इतिहास भी ऐसा ही है कि आज से पहले बिल्कुल चीजें तो हो चुकी है, लेकिन वह क्या है, इतिहास है। ऐसा क्या रहा कि उन घटनाओं को तो अपन इतिहास कहा और कुछ घटनाओं को बिल्कुल अतीत कहा। जैसे देखो, आपके आस पड़ोस की बात करें, जैसे मान लो आपके घर मोहल्ले में, जैसे एक तो अपन बात करें, देखो आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। एक जैसे मान लो, एक तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, जिसको अपन इतिहास में बड़ो शानो शौकत से पढ़ते हैं। लेकिन वहीं अपन चर्चा करें, जैसे मान लो आपके मौसी और मम्मी की लड़ाई हो गई। हाँ भाई, मौसी प्लस आपकी मम्मी की आपस में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। देखो, आपकी मौसी और आपकी मम्मी की जो लड़ाई हो रही है, क्या इनको भी अपन इतिहास कहेंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपने कहीं पर पढ़ा क्या कि ये फलानी मौसी और फलानी मम्मी आपस में लड़ी? देखो, ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई बिलोंग कर रहा है तो सुबह सुबह आप सबको पता है मम्मी और मौसी की लड़ाइयां स्वाभाविक है। जैसे देखो, जब अपन सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ाऊंगा, मान लो यह आपका एक घर है और एक मान लो यह आपके मौसी का घर है। यहां आपके घर की नाली खुल रही है और यहां से पानी निकल रहा है। इधर मान लो आपकी मौसी की घर की नाली खुल रही है और यह पानी इधर आ रहा है। मान लो गलती से हुआ क्या, सुबह सुबह गांव में क्या होता है, 4 बजे सुबह सुबह महिलाएं जल्दी उठती है और जल्दी उठकर क्या करती है, घर के आगे का, यानी अपन पड़सा कहते हैं भाई, और पड़से में क्या होता है कि यानी घर के मुख्य दरवाजे के बाहर का जो है वहां से झाड़ू निकालती है। और झाड़ू निकालते वक्त मान लो यहां से यह पानी मान लो इसके घर तक आ गया, तो यह सुबह सुबह मौसी आपकी झाड़ू से क्या करेगी, आपकी मम्मी से यानी आपके पड़ोसी आपसे क्या करेंगे, बिल्कुल झाड़ू से सुबह सुबह युद्ध होगा। अगर यह पानी इधर आ गया तो इधर वाले आकर यहां पर क्या करेंगे, सुबह सुबह क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। इस युद्ध को अपन इतिहास में नहीं पढ़ते, यह आपका इतिहास नहीं है। जबकि यह हल्दी घाटी का युद्ध आप सब जानते हो कि यह तो सर 18 जून को हुआ था, या कई जगह इसको 21 जून कहा गया, और सन 1576 में हुआ। और यह अपन सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के मुख्य सेनापति मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इसको अपन इतिहास में पढ़ते हैं, जबकि इसको अपन इतिहास में बिल्कुल नहीं पढ़ते।
तो इन चीजों का क्या कारण क्या रहा है, ऐसा कौन सा कारण रहा कि इनको तो अपन इतिहास में पढ़ते हैं, इनको नहीं पढ़ते, क्या अतीत क्या इतिहास, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है यही अपने को नॉलेज लेना है। तो अपन देखो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट की बात करें, देखो मैं फिर से एक बार आपको वापस लेके जा रहा हूं इतिहास। ये रहा इतिहास। इतिहास यानी कि देखो इतिहास वैसे अपने भाई कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसकी चर्चा पहले बाद में करेंगे। इतिहास जैसे देखो इतिहास में पहला पॉइंट होता है कि वह ऐसी एक घटना जो पहले घटित हो चुकी है लेकिन वह किसी क्षेत्र विशेष को, किसी मानवीय क्षेत्र को क्या करता हो, प्रभावित करता हो। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है साहब, और कोरोना चल रहा है तो देखो अभी तो आपके लिए इतिहास हो सकता है, इतिहास नहीं है, लेकिन 2-3 साल पहले की बात हो गई और आपकी आने वाली पीढ़ी, मान लो आपके होने वाली जो संतान है या आपके पोते जो नाते पोते होंगे, वहां तक जाते जाते ही है कोरोना एक प्रकार का इतिहास बन चुका होगा। और फिर आपके जो भी नाती पोते होंगे वह कभी इस चीज को पढ़ेंगे कि भाई एक समय था जब एक कोरोना नामक महामारी आई थी और पूरे विश्व को जकड़ लिया और बहुत लंबे समय तक संघर्ष करने के बावजूद भी पूरे विश्व के पास इसकी कोई दवाई नहीं थी। तो ऐसा यह इतिहास बन चुका होगा। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, इतिहास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज यही है कि वह घटना जो किसी मानवीय क्षेत्र है या किसी भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती हो, ऐसी घटना इतिहास। यानी कि ऐसी घटना, मैं लिखवा देता हूं यहां पर, ऐसी घटना जो किसी मानवीय क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती हो, क्या कहलाएगा भाई, यह आपका इतिहास कहलाएगा। जैसे देखो मैंने आपको कोरोना का उदाहरण दिया, यानी कोरोना जो आपको उदाहरण दिया, कोरोना क्या एक विशेष मानवीय समुदाय को प्रभावित नहीं किया क्या, अरे पूरे विश्व के प्रत्येक मानव को प्रभावित किया। ऐसी महामारी आई आपकी कोरोना, तो यह इतिहास का विषय बन चुका है। और वैसे ही भौगोलिक क्षेत्र यानी पूरे संपूर्ण विश्व के अलग अलग देशों में जाकर कोरोना ने तबाही मचाई। तो एक भौगोलिक क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र की अपन ने बात की। दूसरी चीज जरूरी क्या है भाई गुरुजी, एक घटना तो हो सकती है जो प्रभावित करते क्षेत्र विशेष को प्रभावित कर सकती है, कोई भी घटना मानवीय एक समुदाय को प्रभावित कर सकती है, लेकिन दूसरी चीज क्या जरूरी है, दूसरी चीज इतिहास के लिए सबसे जरूरी चीज है क्रमबद्धता। क्या जरूरी है भाई साहब, क्रमबद्धता सबसे जरूरी चीज है। यानी कि इतिहास जब भी बनेगा जब उसमें क्या हो, क्रमबद्धता। मान लो जब कभी भी आप कोरोना का इतिहास पढ़ रहे हो और कोरोना के इतिहास में आप सबसे पहले यही पढ़ो कि फलानी तारीख को कोरोना की वैक्सीन बन चुकी थी और कोरोना का इलाज हो चुका था। आपको यह नहीं पता कोरोना आया कहां से, यानी वुहान से जो चीन है उसका आप पता ही नहीं करो कि कोरोना का उद्गम कैसा हुआ, कोरोना चीज क्या थी, कोरोना किस प्रकार की महामारी थी, यह आपको पता ही नहीं हो और आप सीधा पढ़ लो कि कोरोना की वैक्सीन फलानी तारीख को बनी और इसका यह इलाज था। तो यह तो आपका फिर वो इतिहास हुआ क्या। जैसे देखो उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो मुगल काल पढ़ रहे हैं, कौन सा काल पढ़ रहे हैं भाई, मुगल काल पढ़ रहे हैं। और मुगल काल में अपन मान लो पढ़ते पढ़ते मैंने आपको सबसे पहले आते ही मैंने कहा भाई आज तो अपन औरंगजेब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, औरंगजेब। और फिर औरंगजेब के बाद मैंने कहा नहीं औरंगजेब अपन ने पढ़ लिया, अब अपन बाबर पढ़ेंगे। बाबर के बाद मैंने कहा नहीं अब इच्छा नहीं है, अब तो अपन शेरशाह सूरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी पढ़ेंगे। यानी इस प्रकार अगर अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर तो आप सबको पता है यह आपका इतिहास नहीं कहलाएगा। अरे क्या नहीं होगा, यह आपका पढ़ने में बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। तो इस प्रकार अपने को नहीं पढ़कर अपने को किस प्रकार पढ़ना, इतिहास को बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है। तो इतिहास में सबसे जरूरी चीज अगली क्या बताई मैंने कि इतिहास में आपके लिए क्या जरूरी है भाई, आपके पास क्रमबद्धता होनी बहुत जरूरी बताइए। ठीक है, क्रमबद्धता हो जाएगी गुरुजी। तीसरी चीज क्या जरूरी है, हाँ भाई इतिहास के लिए और भी कई चीजें जरूरी है। जैसे आपकी तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जरूरी है वह इतिहास के लिए अपने पास क्या होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए साहब, साक्ष्य जिसको अपन कहते हैं स्रोत। हाँ भाई अपने पास क्या होने चाहिए, स्रोत होने चाहिए। यानी कि कोई भी घटना घटित हुई है या नहीं हुई, इसके अपने पास क्या होने चाहिए, स्रोत होने चाहिए। बिल्कुल सभी बच्चे जितने भी एक बार जुड़े हुए लाइव है, हाँ भाई बाबर पहला आया, पहले पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे एक बार जुड़े हैं सभी क्लास को शेयर कर दें और क्लास को आप बिल्कुल लाइक कर दें। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो घंटा है उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि अगली क्लास जो आगामी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। साक्ष्य या स्रोत, यानी तीसरी चीज इतिहास के लिए अपने पास जरूरी है, क्या होने चाहिए अपने पास है, साक्ष्य होने चाहिए, स्रोत होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है गुरुजी, अच्छी बात है। क्या और इतिहास में अगर बात करें भाई साक्ष्य या स्रोत जो है यह किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के शब्द के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। देखो इतिहास जो शब्द है यह किस प्रकार बना,
तो इधर देखो यह आपका मान लो इस प्रकार इतिहास शब्द है। यह इतिहास जो शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। देखो पहला इसमें आपको शब्द दिखाई दे रहा है इति, इति के अलावा दूसरा शब्द इसमें दिखाई दे रहा है हे के अलावा तीसरा जो शब्द दिखाई दे रहा है यह आपको शब्द दिखाई दे रहा है इसमें आस, यानी कि इतिहास, इति प्लस है प्लस आस यानी इतिहास। 3 शब्द आपको अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों ही शब्दों का क्या है भाई, मतलब भी क्या है, अलग अलग है। जैसे देखो इति शब्द की बात करें तो इस इति शब्द का मतलब क्या हुआ, तो इस इति शब्द का देखो मतलब इधर देखना, इति का शब्द का मतलब हुआ इस प्रकार, बिल्कुल क्या, इस प्रकार, इस प्रकार। हे का मतलब क्या हुआ गुरुजी, हे का मतलब है वास्तव में, क्या है भाई, वास्तव में या निश्चित ही, क्या, वास्तव में या निश्चित ही ऐसा हुआ होगा या ऐसी घटना घटित हुई होगी। आस का मतलब क्या हुआ, ऐसी घटना घटित हुई होगी, ऐसी घटना घटित हुई होगी, हुई होगी। यानी इतिहास का मतलब क्या हुआ कि वास्तव में इस प्रकार, वास्तव में निश्चित ही ऐसी कोई घटना घटित हुई होगी, इसीलिए अपन उसको किस में पढ़ते हैं भाई, इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या घटना घटित हुई, कैसे घटना घटित हुई, इतिहास अपना किस प्रकार बनता है उसकी अपन ने थोड़ी सी पहले चर्चा कर ली थी। लेकिन देखो एक इसी शब्द की बात करें, इसी इतिहास शब्द की बात करें, मान लो यह आपका शब्द है इतिहास, और इस इतिहास शब्द को अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं भाई, हिस्ट्री। हाँ भाई गुरुजी अपन इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं। आप तो ये बताओ कि ये हिस्ट्री शब्द कहां से आया। जब अपन इस हिस्ट्री शब्द के ऊपर पकड़ बना लेंगे तो अपन पता करेंगे भाई ये हिस्ट्री शब्द आया कहां से। तो देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रत्येक चीज जो आपको पढ़ाई जा रही है आप बिल्कुल जीरो से हीरो की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों को, जो भी स्लाइड में आपको पढ़ा रहा हूं प्रत्येक स्लाइड को आपको गौर से देखना है, और प्रत्येक स्लाइड को अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप बिल्कुल आप क्या करें, एक पेन कॉपी अपने पास रखें और प्रत्येक चीज को नोट डाउन करें, और इसकी पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो पहले आप आराम से पढ़ सकते हैं, बाद में आराम से इसी चीज का आप क्या बनाना, नोट्स बना लेना। तो इधर देखो अगला पॉइंट अपन बात करते हैं इसी हिस्ट्री शब्द की। देखो इतिहास को अपन ने क्या कहा, हिस्ट्री कहा। क्या कहा, इंग्लिश में इसी को अपन ने क्या कहा, हिस्ट्री कहा। देखो इस हिस्ट्री शब्द की बात करें तो हिस्ट्री शब्द आया कहां से, तो इधर देखो एक शब्द है आपका हिस्टोरिया शब्द। कौन सा शब्द है, एक शब्द है आपका हिस्टोरिया शब्द। इधर देखना भाई, बिल्कुल शब्द है आपका हिस्टोरिया, HISTORIA, हिस्टोरिया शब्द। और यह जो हिस्टोरिया शब्द है यह आपका यूनानी भाषा का शब्द है, यानी कि मैं कह सकता हूं यूनानी भाषा का, या फिर आप कह दो लेटिन है, या इसी को अपन कहते हैं यूनानी, लेटिन या यूनानी भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है साहब। ये लो लेटिन या यूनानी भाषा का आपका जो शब्द है, यह शब्द आपका कौन सा शब्द है, चालू कौन होगी, भाषा के जो शब्द है यह आपका कौन सा शब्द है, हिस्टोरिया शब्द है। अब देखो इसी हिस्टोरी शब्द की बात करें तो इस हिस्टोरी शब्द से आपकी पहली बार एक पुस्तक बनी, और यह जो पुस्तक बनी इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम भाई, हिस्टोरिका, HISTORICA, हिस्टोरिका। ये आपकी क्या है, एक पुस्तक है। क्या भाई, हिस्टोरिका पुस्तक है। और इस हिस्टोरिका पुस्तक की अगर अपन चर्चा करें तो इस हिस्टोरिका पुस्तक को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किसने लिखा, तो आप सबको पता है इस पुस्तक को लिखने वाला हेरोडोटस था भाई। इसके रचयिता कौन थे, तो इस पुस्तक के जो रचयिता थे ये रचयिता आपके हेरोडोटस है। कौन है भाई, आपसे पूछा जाए इसके रचयिता, तो रचयिता तो सब जानते हो, इसके रचयिता है हेरोडोटस है। ये लो हेरोडोटस आपके हो गए, हेरोडोटस, ये हेरोडोटस इस पुस्तक के क्या है, आपके रचयिता है। इसी हेरोडोटस की बात करें तो इन्हीं हेरोडोटस को आपके इतिहास का जनक भी कहा जाता। क्या कहा जाता, इतिहास का जनक। ये लो इतिहास का जनक, इतिहास का जनक कहा जाता। इतिहास का जनक आपके हेरोडोटस को कहा जाता है। बिल्कुल हेरोडोटस ने आपकी पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका से पहले शब्द आया हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया शब्द आपका लेटिन या यूनानी भाषा का शब्द है, और यूनानी भाषा की देन आपका हिस्टोरिया शब्द है। इसी हिस्टोरिया शब्द से शब्द निकला हिस्ट्री, और हिस्ट्री पर एक जो पहली पुस्तक है यह आपके हेरोडोटस ने लिखी, इसीलिए हिस्ट्री का यह इतिहास का जनक है, यह इतिहास का पितामह है आपके, किसको कहा जाता, हेरोडोटस को। जबकि अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें आपका जो इतिहास है यह भारत का इतिहास की अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो भारत का जब इतिहास अपन पढ़ने वाले हैं तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास की पितामह या भारतीय इतिहास के जनक किसको कहा जाता है। इधर देखो आपके सामने पहला ही पहला पॉइंट है, भारतीय इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास के जनक, भारतीय इतिहास के पिता या जनक, पिता या जनक आपसे पूछा जाए तो याद रखना भारतीय इतिहास के पिता या जनक। आपने कई जगह पढ़ा होगा,
कई जगह आपने सुना होगा कि भारतीय इतिहास के जनक या पितामह की अगर बात करें तो वह वेद व्यास जी को कहा जाता है, जिन्होंने महाभारत की रचना की। जबकि देखो आधुनिक जो स्रोत है उन स्रोतों के आधार पर बात करें तो कई जगह आपके वेद व्यास जी को सटीक नहीं माना गया, क्योंकि वेद व्यास जी ने एक धार्मिक विशेष, एक धर्म विशेष का ग्रंथ लिखा है। पूरे इतिहास के बारे में अपने पहले क्या हुआ उन चीजों के ऊपर संपूर्ण रूप से चर्चा नहीं की है, और जहां कहीं एक धर्म विशेष की किताब की बात की गई, इसलिए उसको विधिवत रूप से आपके इतिहास की पुस्तक नहीं मानते हुए मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। तो याद रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं भारतीय इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है मेगस्थनीज को। और मेगस्थनीज की बात करें तो इन मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज एक पहला यानी कि आपसे कह सकते हैं भारत का प्रथम विदेशी यात्री इसको अपन कह सकते हैं, यानी कि विदेशी राजदूत, प्रथम विदेशी राजदूत की अगर बात करें तो ये आपका कौन है भाई, यह पहले राजदूत है, पहले विदेशी राजदूत या प्रथम विदेशी राजदूत। और इन्होंने आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक का बात करें, इस पुस्तक का क्या नाम था, तो पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था भाई, इंडिका। जबकि आपको इसके अलावा क्या याद रखना, हाँ इसके अलावा आपको नोट लगाकर एक पॉइंट याद रखना, क्या याद रखना, मैं इसको यहां पर नोट लगा के स्पेशली पॉइंट लिखवा रहा हूं, और इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जब कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, और वहां पर मेगस्थनीज बिल्कुल ऑप्शन में नहीं हो, ऑप्शन ही वेदव्यास हो, तब आपको वेदव्यास करना है। इधर देखो, यहां नोट लगाकर स्पेशली लिख देता हूं, नोट, ये लो नोट लगा के स्पेशली लिखना, भारतीय इतिहास, भारत के इतिहास के जनक है। तो आप याद रखना वेद व्यास, कौन से व्यास है, वेद व्यास। और वेद व्यास जी की बात करें तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा यह आपका ग्रंथ है महाभारत। कौन सा ग्रंथ लिखा भाई, महाभारत ग्रंथ लिखा भाई, महाभारत ग्रंथ लिखा, जो कि आपके अर्जुन व कृष्ण के संवाद से संबंधित है। तो यह आपका कुछ बेसिक परिचय था। मेरे घर काम करवाना है, मेगस्थनीज, इंडिका, सेल्यूकस का, ठीक है बिल्कुल भाई, बिल्कुल सेल्यूकस निकेटर का। आपके चंद्रगुप्त मौर्य जब अपन पढ़ेंगे हेलना का जो विवाह है वह होता है आपके किसके साथ है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और उसी हेलना के साथ बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य और हेलना का ट्रांसलेटर के रूप में भारत आया था मेगस्थनीज। लेकिन कुछ समय बाद बेरोजगार होने की वजह से ये भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को परखने के बाद यहाँ पर एक किताब लिखता है, और इस पुस्तक का नाम था इंडिका, जिसके वर्तमान में अपन ओरिजिनल की बात करें, ओरिजिनल पुस्तक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन भी जो भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन साक्ष्यों में बहुत सारी कमियां भी अपने को देखने को मिलती है। तो क्या क्या कमियां हैं वो जब अपन मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल के जानकारी के स्रोत में मैं आपको इंडिका पुस्तक को बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, तो वहां पर अपन पढ़ेंगे। पहले अभी ध्यान दो, देखो आगे बढ़ते हैं, आगे अपन इतिहास का कुछ सामान्य परिचय लेने के बाद आगे की ओर रुख करते हैं भाई। इधर देखो, यहां अपन ने बात की थी इतिहास, ये आपका इतिहास रहा, और इस इतिहास की बात करें तो मैंने कहा था इतिहास को जानने के लिए, यानी इतिहास को जानने के स्रोत या इसी को अपन ने कहा साक्ष्य, यानी कि इतिहास के सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी वह यह थी कि इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो इतिहास के अपने पास सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे जरूरी चीज यही है कि वह किसी मानवीय क्षेत्र, किसी भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आंकड़ा हो। दूसरी बात उसमें क्रमबद्धता हो, और तीसरी चीज उसके साक्ष्य अपने पास उपलब्ध होने चाहिए, सबूत अपने पास होने चाहिए। बिना सबूत, बिना साक्ष्यों के, बिना स्रोत के अपन इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये साक्ष्य या सबूत या इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों की अपन क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखना, देखो इतिहास के जानने के जो साक्ष्य हैं, यह आपके साक्ष्य 3 होते हैं। कितने प्रकार के बताए गए भाई, साक्ष्य आपके 3 प्रकार के बताए गए। इधर देखो, साक्ष्य बताए गए आपके 3 प्रकार के, और इन 3 प्रकार की बात करें तो नंबर 1 जो साक्ष्य बताए गए, यह साक्ष्य आपके पुरातात्विक साक्ष्य। कैसे साक्ष्य भाई, पुरातात्विक साक्ष्य बताए गए। जबकि नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 के आपके जो साक्ष्य बताए गए, यह साक्ष्य आपके साहित्यिक साक्ष्य बताए गए। कैसे साक्ष्य बताए गए भाई, साहित्यिक साक्ष्य। नंबर 3 जो साक्ष्य बताए गए, यह देखो वैसे तो यह साहित्य का ही पार्ट रहेगा, लेकिन फिर भी अलग से पढ़ते हैं। कैसे, इधर देखना, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, यह आपका नंबर 3 आपके साक्ष्य है, यानी स्रोतों में अपन पढ़ने वाले हैं। इधर देखना कैसे भाई, पुरातात्विक साक्ष्य, यानी वह साक्ष्य जो अपने को कहीं ना कहीं प्राचीन समय की खुदाई से या प्राचीन समय के अपने कुछ जो अवशेष मात्र के रूप में अपने को जो चीजें प्राप्त हुई वह आपके पुरातात्विक साक्ष्य कहलाएंगे। जबकि साहित्यिक साक्ष्य
यानी कि वह साक्ष्य जो आपको ग्रंथों के रूप में बिल्कुल लिखित अवस्था में और विधिवत रूप से किताबों में ग्रंथों में लिखे हुए प्राप्त हुए साहित्यिक साक्ष्य। जबकि विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें, यानी कि भारत में समय समय पर आपके विदेशी यात्री आते रहे और समय समय पर उन्होंने भारत के इतिहास, भारत की कला व संस्कृति, भारत की सामाजिक व राजनीतिक व आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा की। अलग अलग ग्रंथ उन्होंने लिखे। वह विदेशों में जो साहित्य अपने को विदेशों से उपलब्ध होता है भारत के इतिहास के बारे में, वही जो साक्ष्य है यह आपकी विदेशी स्रोतों के रूप में अपन साक्ष्य भारतीय इतिहास को जानने में काम में लेते हैं। अब देखो अपन एक एक साक्ष्य के ऊपर सीधा सीधा वार करेंगे कि पहला ही पहला साक्ष्य आपका पुरातात्विक साक्ष्य। गुरुजी कौन कौन से साक्ष्य ऐसे होते हैं जिनको अपन पुरातात्विक साक्ष्यों में सम्मिलित करते हैं? तो ऐसे कौन कौन से साक्ष्य है, इधर देखिए। हाँ भाई, नंबर 1 आपके जो साक्ष्य हैं, यह आपके साक्ष्य में बता रहा हूं कौन से है, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि कौन कौन से साक्ष्य ऐसे जिन साक्ष्यों को अपन पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो इन पुरातात्विक साक्ष्यों की अपन चर्चा करें भाई। तो पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि देखो, कई अपन पहली बात मैंने आपको बताया कि ऐसे साक्ष्य जो कहीं ना कहीं खुदाई से प्राप्त हुए हो, कहीं ना कहीं अपने को प्राचीन सभ्यताओं से प्राप्त हुए हो, या कहीं ना कहीं कुछ राजाओं के काल से प्राप्त हुए जिनके विधिवत रूप से कोई ग्रंथ अपने पास नहीं है, कुछ अपने अवशेषों से अपन उनका जो साक्ष्य निकालते हैं वे आपके पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। इन पुरातात्विक साक्ष्यों में किस किस को अपन सम्मिलित करते हैं? अगर हाँ भाई ठीक है, सभी अपने बिल्कुल पढ़ते रहे और एक बार क्लास को शेयर कर दे सभी। पुरातात्विक साक्ष्यों में देखो कौन कौन से साक्ष्यों को सम्मिलित करते हैं, इधर देखना। पुरातात्विक साक्ष्यों में कौन कौन से साक्ष्यों को सम्मिलित करने वाले हैं, इधर ध्यान देना भाई। देखो नंबर 1 पुरातात्विक साक्ष्यों में अपन सम्मिलित करते हैं अभिलेखों को। किसको सम्मिलित करते हैं भाई? अभिलेखों को। ये अभिलेख हो गए। अभिलेख क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी की अपन चर्चा अभी नेक्स्ट में करने वाले। बिल्कुल, तब तक आप एक बार इधर ध्यान दें। देखो अभिलेख के बाद नंबर 2 पर यहां पर अपन चर्चा करने वाले मृद भांड की। कौन से भांड की? मृद भांड की। मृद भांड क्या होते हैं, इनकी भी अपन चर्चा करने वाले। मृद भांड के बाद देखो अपन भित्ति चित्र है, मूर्तियां हैं, यानी कि देखो मृद भांड के अलावा भित्ति चित्र। भित्ति चित्र क्या होते हैं? भित्ति चित्र अभी चर्चा करने वाला हूं। भित्ति चित्र के अलावा देखो प्राचीन अपनी मूर्तियां हैं, मूर्तियां अपने को प्राप्त हुई। मूर्तियों के अलावा जैसे अपन देखो सिक्के अपने को प्राप्त हुए, ये सिक्के इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। सिक्के के अलावा देखो भवन निर्माण की कला, भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला जो अपने को देखने को मिलती है, ये सभी चीजें किसमें सम्मिलित की जाती है? ये सभी पुरातात्विक साक्ष्यों में सम्मिलित की जाती है। देखो मान लो किसी स्थान की अपन क्या करवा रहे हैं भाई, खुदाई करवा रहे हैं, और किसी स्थान की खुदाई करवाते ही वहां से अभिलेख शिलालेख कुछ प्राप्त हुए, या वहां से मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन है। अरे प्राचीन समय के मिट्टी के बर्तन है, इधर देखना भाई, मिट्टी के बर्तन। ये लो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, इन मिट्टी के बर्तनों को तो क्या कहा जाता? मृद भांड। या देखो घर में मिट्टी के जो पुराने बर्तन होते हैं उनको ठीक रखा जाता है, यानी मिट्टी के जो ठीक रहे इनको ही मृद भांड कहा गया। क्या कहा गया? बिल्कुल इन्हीं को मृद भांड कहा गया। जबकि भित्ति चित्र, देखो भित्ति चित्रों से क्या मतलब हुआ? भित्ति चित्र यानी कि देखो आपके दादी मम्मी पहले आपके घरों की दीवारों के ऊपर कुछ चित्र बनाया करती थी, उन्हीं चित्रों को तो भित्ति चित्र कहा जाता है। यानी कि दीवारों के ऊपर बनाए गए चित्र, अपन किसी स्थान की खुदाई करें और उस खुदाई में अगर अपने को वहां की दीवारों से कुछ पेंटिंग्स प्राप्त हो, कुछ चित्र प्राप्त हो, उन्हीं को अपन किस रूप में जानते हैं भाई? भित्ति चित्रों के रूप में। यानी कि दीवारों पर बने हुए चित्र, दीवारों पर बने चित्र, दीवारों पर बने चित्र आपके कौन से चित्र कहलाते हैं भाई? भित्ति चित्र। अब मूर्तियां आप सभी जानते हो, किसी भी स्थान जैसे अपन मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो वहां से अपने को नटराज की मूर्ति प्राप्त होती है, बेल की मूर्ति अपने को हड़प्पा से प्राप्त होती है, कांसे की कई सारी मूर्तियां हड़प्पा से प्राप्त होती है। तो ये जो मूर्तियां हैं, यानी कि आपकी मूर्ति निर्माण की कला के बारे में अपने को पता चला, और मूर्तियां भी यहां से प्राप्त हुई। सिक्के, कॉइन्स, इसकी अभी चर्चा करने वाले, डिटेल से चर्चा करने वाले भाई। भवन निर्माण की कला, जैसे हड़प्पा की बात करें, कालीबंगा की बात करें, आपके मोहनजोदड़ो की बात करें, तो इन सभी स्थानों से आपके बड़े बड़े यहां से निर्मित मकान प्राप्त हुए। और इन मकानों को देखते हुए अपन ने एक साइड दुर्ग भाग, एक साइड नगर भाग, टीला भाग, इनको देखते हुए अपन ने कहा कि ये तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी रे? नगरीय सभ्यता थी। तो वहां से अपने को जो भवन देखने को मिले, इन भवनों को देखकर अपन ने क्या लगाया? अंदाजा लगाया। तो यही आपकी जो कला है, ये भवन निर्माण की कला। अब देखो ये अभिलेख जो है, अभिलेख किसको कहा जाता है और अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? पहली चर्चा अपन सीधी किस पर करने वाले भाई? अभिलेखों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सीधा फैक्ट देखो, इधर आ जाओ, सीधा फैक्ट अपन सीधा चलते हैं अभिलेख के ऊपर। ये लो अभिलेख, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख इधर देखना। अभिलेख की बात करें तो अभिलेख होता क्या है? देखो बहुत सारी बार आपने कई बार इसको पढ़ा होगा इस चीजों को, लेकिन फिर भी देखो ये देखो प्राचीन जो इतिहास है, आप क्या करते हो, इतिहास जब भी पढ़ते हो तो
तो आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ लेते हो और आप अच्छी अच्छी कहानियां सुन लेते हो आराम से, बढ़िया से, और बढ़िया कहानियां, राजा महाराजाओं की कहानियां सुन ली, कौन सा राजा क्या क्या कार्य करता था, राजाओं के बारे में आपने पढ़ लिया, और आपको पढ़ने में हकीकत इंटरेस्ट वहीं आता है, क्योंकि आपको जब तक राजा महाराजाओं की कहानियां सुनने को ना मिले तब तक आपके लिए इतिहास होता ही नहीं है। जबकि देखो ज्यादातर जो आजकल एग्जाम्स के जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यूं हो गए हैं कि या तो क्वेश्चन प्राचीन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं और या आपके जो आधुनिक भारत है वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी आधुनिक हिस्ट्री और जो प्राचीन हिस्ट्री है यहां से ज्यादा क्वेश्चन, जबकि मिडाइवल हिस्ट्री से आजकल जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कम पूछे जाने लगे हैं। तो ये चीजें आपको पढ़ने में एक बार थोड़ी सी कठिन जरूर लग सकती है, लेकिन देखो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है और आपको शानदार तैयारी करनी है तो बिल्कुल मैं यूं कहूंगा कि एक बार अगर आपने इस क्लास को ढंग से पढ़ा और लगातार अगर आपने इस क्लास को पढ़ा तो मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि आप बिल्कुल क्या बन चुके होंगे भाई, इतिहास के मास्टर मैं आपको बना के छोड़ दूंगा। तो इतिहास का मास्टर अगर बनना है तो आप इस क्लास में लगातार जुड़े रहिए। तो इधर देखो अभिलेख की चर्चा करें। अभिलेख यानी कि वह लेख जो किसी ने किसी कठोर सतह के ऊपर लिखे गए, किसी भी कठोर सतह के ऊपर लिखे गए लेखों को क्या कहते हैं, अपने अभिलेख कहते हैं। तो किसी भी कठोर सतह, वो कठोर सतह कोई भी हो सकती है आपकी दीवार हो सकता है आपकी कोई शिला हो सकता है आपका कोई खंबा हो सकता है आपका कोई तांबे की पट्टिका हो सकता है आपका सिक्का हो, किसी भी प्रकार की कठोर सतह हो और उस कठोर सतह के ऊपर लेख लिख दिया, मानो वह क्या है, अभिलेख है। तो इधर देखो मैं अभिलेख की परिभाषा आपके सामने लिखवा देता हूं कि अभिलेख किसको कहते हैं, यानी किसी भी कठोर सतह के ऊपर लिखा गया लेख, कठोर सतह के ऊपर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता। क्या कहलाता अभी? अभिलेख कहलाता है। अभिलेख कहलाता है। किसी भी कठोर सतह के ऊपर लिखा गया लेख क्या कहलाएगा? बिल्कुल अभिलेख कहलाएगा। अब देखो इस अभिलेख के कई प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? जैसे देखो अभिलेख की मैं आपसे पूछूं अभिलेख कितने प्रकार के, जैसे देखो अभिलेख के 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस प्रकार अपन कई प्रकार से अभिलेखों को डिवाइड कर सकते हैं। गुरुजी ये आपने डिवाइड तो कर दिया, होते कौन कौन से एक बार जरा हमें भी बता दो। तो अभी देखो अपन चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 देखो, अभिलेखों में सबसे पहला प्रकार आप कह सकते हो इसका शिलालेख। हाँ भाई शिलालेख। शिलालेख के बाद आप इसकी शिलालेख के बाद आप दूसरा जो प्रकार निकाल सकते हो स्तंभ लेख। हाँ भाई क्या निकाल सकते हो? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख के अलावा आप नंबर 3 पर जो प्रकार निकाल सकते हो यह आप निकाल सकते हो गुहा अभिलेख। हाँ भाई गुहा अभिलेख। गुहा अभिलेख के अलावा आप नंबर 4 पर जो प्रकार निकाल सकते हो यह निकाल सकते हो आप मुद्रा अभिलेख। क्या निकाल सकते हो? मुद्रा अभिलेख। ये लो मुद्रा अभिलेख। मुद्रा अभिलेख के अलावा नंबर 5 पर आप इसी में आप यानी ताम्रा अभिलेख या ताम्रपत्र ताम्रा अभिलेख, ये लो ताम्रा अभिलेख। और नंबर 6 पर आप अंतिम रूप से जो प्रयास करें, यानी कि अंतिम और लास्ट जो प्रकार आप सभी का सम्मिलित रूप से जो प्रकार देते हैं, यह आपका मैं नंबर 6 पर प्रकार देना चाहूंगा प्रशस्ति। वैसे देखो प्रशस्ति क्या होती है अभी थोड़ी देर में चर्चा करने वाला हूं, यानी प्रशस्ति वाकई में होती क्या है उसकी तो अपन चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन यह मोटा मोटी अभिलेखों की क्या प्रकार है। जैसे देखो आप एक एक की चर्चा करने वाले, शिलालेख किसको कहेंगे, गुरुजी स्तंभ लेख किसको कहेंगे, इसके अलावा अपन चर्चा करें भाई गुहा अभिलेख किसको कहेंगे, मुद्रा अभिलेख किसको कहेंगे, ताम्रा अभिलेख किसको कहेंगे, इन सभी चीजों की अपन क्या करने वाले, विधिवत रूप से चर्चा करने वाले हैं। यानी देखो पहला फैक्ट आपके सामने निकल कर आ रहा है क्या, शिलालेख। कौन सा लेख है? शिलालेख। इधर देखो मैं आपको बताता हूं शिलालेख क्या होता है। शिलालेख देखो वैसे शिलालेख की बात करें, शिलालेख होता क्या है, हकीकत में देखा जाए तो शिलालेख की अगर चर्चा करें तो शिलालेख यानी सीधा सा फंडा है, शिलाओं के ऊपर लिखा गया लेख क्या कहलाएगा, शिलालेख। यानी शिला का मतलब हो गया यह, मान लो इस प्रकार से एक पत्थर का टुकड़ा है और इस पत्थर के टुकड़े के ऊपर आपने क्या लिख दिया, बिल्कुल ये शिला है, और इसके ऊपर आपने यहां से स्टार्ट किया और इस प्रकार से आपने क्या लिख दिया, लेख लिख दिया, यह आपका क्या कहलाएगा, शिलालेख कहलाएगा। ठीक है बिल्कुल। लेकिन गुरुजी ऐसा लेख अपने को कहां से प्राप्त होते हैं और ऐसे लेखों का क्या फायदा है, अपन देखो बात करते हैं। जैसे देखो शिलालेख को सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो आप किसी प्याऊ पे गए पानी पीने के लिए, ठंडे पे, अब गर्मियों को वैसे मौसम, अब गर्मियों का आज मौसम शुरू हो चुका है और बिल्कुल आज तो आपके धूल मिट्टी चारों तरफ हो ही रही है, गर्मियों का मौसम है, पानी पीने के लिए गए आप कहीं पर और प्याऊ पर जैसे ही आप पानी पीने के लिए रुके और आपने वहां लिखा देखा ठंडा पानी शीतल जल, यानी कि आप गर्मियों में ऐसे ही देखने मिलेगा, और आपने बिल्कुल एकदम नीचे हुए झुके और नल खोला और आपने पानी पिया, और पानी पीने के बाद जैसे ही आपकी प्यास शांत हुई आप फिर ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहां पर एक ब्लैक सी पट्टी लगी रहती है और उसके ऊपर लिखा रहता है
कि इस प्याऊ का निर्माण फलानी देवी ने फलाना राम की स्मृति में फलानी फलानी तारीख को क्या है इस प्याऊ का निर्माण करवाया था। यानी कि जो आपने प्याऊ के ऊपर जो ब्लैक पट्टी में लिखा हुआ देखा कि इस आपके इस प्याऊ का निर्माण फलानी देवी ने फलाना राम की स्मृति में फलानी फलानी तारीख को इसका क्या करवाया निर्माण करवाया, अरे यही तो क्या है शिलालेख है। अरे क्या वो ब्लैक शिला नहीं लगी हुई, क्या उस शिला के ऊपर लेख लिखा गया, यानी कि यह आपका क्या हो गया बिल्कुल शिलालेख हो गया। अब देखो गुरुजी क्या प्याऊ के ऊपर ही मिलता है क्या, अरे ऐसा नहीं है। पंचायत भवन पे जाओगे आप, गांव की ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत भवन पे गए और वहां पर लिखा रहेगा बिल्कुल ब्लैक पट्टी के ऊपर मेन गेट के ऊपर ही कि इस भवन का शिलान्यास श्रीमान मुख्यमंत्री श्रीमान फलाना फलाना राम जी ने फलानी फलानी तारीख को इस भवन का क्या किया उद्घाटन किया और इसके लिए ये फलानी योजना फलानी योजना फलानी योजना, जितने भी जो भी प्रकार से आपके ब्लैक शिलाओं के ऊपर जो लेख लिखे गए वह आपके लेख कौन से लेख शिला लेख कहलाए, यानी कि शिलाओं के ऊपर लिखे गए लेख क्या कहलाए शिलालेख कहलाए। लेकिन देखो अपन यहां पर जो चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा वर्तमान स्वरूप में की, लेकिन अपन बात करें इसी शिलालेख की बात करें कि यह जो शिलालेख है इसका प्राचीनतम रूप किस प्रकार से हुआ करता था। तो थोड़ा सा इधर देखो, मैं आपको पहले प्रत्येक चीज आपको नोट्स बनाने साथ के साथ तो मैं प्रत्येक चीज आपको बोर्ड पर लिखवा भी देता हूं। इधर देखो शिलाओं के ऊपर लिखे गए लेख यानी शिलालेख, यानी कि शिलाओं के ऊपर लिखे गए जो लेख है यह आपके कौन से लेख कहलाएंगे भाई, यह लेख आपके शिलालेख कहलाएंगे। बिल्कुल ठीक है, शिलाओं के ऊपर लेख लिख दिए शिलालेख कहलाए। अब देखो थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा यहां पर आपको डायग्राम बना के बताता हूं कि प्राचीन समय के जो शिलालेख थे वह किस प्रकार के हुआ करते थे। मान लो यह इस प्रकार की एक पहाड़ी है, यह फिर से पहाड़ी है, यह इस प्रकार की एक मान लो ये पहाड़ी है और ये जो पहाड़ी है ये पहाड़ी बिल्कुल इस प्रकार से पहाड़ी है। अब पहाड़ियां तो बिल्कुल आपको पता है इसी प्रकार से होगी और पहाड़ी है तो पहाड़ी बिल्कुल समतल तो कभी नहीं हो सकती। और आप जब कभी पहाड़ियों में गए होंगे घूमने के लिए तो आपने देखा होगा वहां से इस प्रकार से एक डायग्राम आपको मिलता है जरूर। ये देखो इस प्रकार का डायग्राम आपको जब कभी भी आप पहाड़ियों में गए घूमने तो इस प्रकार से एक आपको डायग्राम मिलता है, इस प्रकार से बना होता है। ये लो इस प्रकार का डायग्राम जो होता है इस डायग्राम में आपके बीच में लिखा होता है जो भी होता है फलाना फलाना, दो नाम लिखे होते हैं कि ये लो ये आपका लव का प्रतीक हो गया ना। ये इस प्रकार का डायग्राम आप जब कभी भी पहाड़ियों में घूमने गए हो तो आपने जरूर देखा होगा। ये भी क्या है एक प्रकार का शिलालेख ही तो है। लेकिन देखो शिलालेख और इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है भाई, ये लो इस डायग्राम को तो अपन मिटा देते हैं, इसका अपना कोई काम नहीं है रे। देखो मान लो ये पहाड़ी है, ये लो मैंने मान लिया ये आपकी क्या है पहाड़ियां है, बिल्कुल ये लो पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, फिर ये भी एक पहाड़ी है और ये भी एक पहाड़ी है, या पहाड़ियों का एक समूह मैंने आपके सामने बना दिया, बिल्कुल बना दिया। अब पहाड़ी ऊपर से आप सबको पता है मान लो पहाड़ी है तो खुरदरी होगी, बिल्कुल समतल तो होगी नहीं, कहीं पत्थर निकला होगा, कहीं झाड़ होगा, कहीं फूंक होगा, कुछ भी होगा, यानी पहाड़ी समतल नहीं होगी। तो समतल नहीं होगी तो मान लो इस वाले एक भाग को आगे वाले भाग को अपन ने कैसे भी घिसपिट के इसको क्या करवा दिया समतल करवा दिया। और समतल करवाने के बाद मैंने यहां से इसमें क्या लिखवा दिया लेख लिखवा दिया। ये जो समतल करवा के इसके ऊपर जो लेख लिखवाया गया, अरे यही लेख तो आपका क्या कहलाया, यही लेख तो आपका शिलालेख कहलाया। यानी कि पहाड़ी के एक भाग को समतल करवा के उसके ऊपर लिखा गया लेख क्या कहलाया शिलालेख कहलाया। यानी मैं इस चीज को यहां पर लिखवा देता हूं कि पहाड़ी के एक भाग को समतल करवा के उसके ऊपर लिखा गया लेख। यहां लिख रहा हूं पहाड़ी के एक भाग को समतल करवा करे उस पर लिखा गया लेख, उस पर लिखा गया लेख आपका क्या कहलाता है भाई शिलालेख कहलाता है। तो यह आपका मूल रूप से यानी कि पहाड़ी के ये प्राचीन समय में पहाड़ियों के एक भाग को समतल करवा कर उसके ऊपर या उस पर लेख लिखवाया जाता और यही आपका क्या कहलाता शिलालेख कहलाता। और वर्तमान में क्या होता है, इन्हीं शिलालेखों को क्या किया गया, इसके आगे वाले भाग को किसी ने किसी मशीन के माध्यम से इस पहाड़ी में क्या कर दिया सुसज्जित करवा दिया। अब सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दें। अगला देखो पॉइंट शिलालेख के बाद नंबर 2 जो फैक्ट आता है, यह फैक्ट आता है आपका स्तंभ लेख। इधर देखो यहां शिलालेख पे नंबर 1 लगा लेना और नंबर 2 पर आपका कौन सा लेख आया भाई, यह आपका स्तंभ लेख आया। कौन सा लेख आया, स्तंभ लेख। ये लो स्तंभ लेख। ये जो स्तंभ लेख है इसकी अपन चर्चा करें स्तंभ लेख क्या होता है।
देखो स्तंभ लेख सामान्य रूप से अगर पहले अपन समझने की कोशिश करें स्तंभ लेख होता क्या है, तो जैसे आपने गांव में कई बार देखो गाय का या आपने सांड का चबूतरा बना हुआ देखा होगा, यानी कि इस प्रकार से एक चबूतरा आपने बना हुआ देखा है, और यह जो चबूतरा होता है इसके ऊपर आपके ये मान लो किसी ने किसी, ये मान लो ये गाय है, ये गाय का यहाँ पर क्या चित्र बना, मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, आप समझ लेना यह आपका क्या है, गाय का एक चित्र है या गाय की एक मूर्ति बनी हुई है, और इसके ऊपर यहाँ पर लिखा रहता है, ऊपर एक लेख लिखा रहता है कि इस फलानी गाय का फलाने बेल का फलानी तारीख को जन्म हुआ था, फलानी तारीख को क्या हो गई, मृत्यु हो गई, स्वर्गवास को प्राप्त हो गई, और इसीलिए इसका यहाँ पर क्या बनाया, चित्र बनाया। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मान लो गाय का गांव का जो सांड होता है, जो प्रत्येक घर घर जाता है, लोग जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं भाई, चंदा करके एक आपके स्मारक बनवाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब यही होता है। तो स्तंभ लेख ये मैंने आपको उदाहरण दिया, यानी स्तंभ लेख गांव में आपकी गाय के चबूतरे जो आप देखोगे वह आपके एक प्रकार के स्तंभ लेख होते हैं। जबकि देखो दूसरा उदाहरण आपके लिए समझने के लिए, मान लो मैं अभी बीकानेर में हूं और बीकानेर से मुझे आपके यहां जाना है, जयपुर जाना है, मान लो कहां जाना है, जयपुर जाना। अब बीकानेर से जयपुर जाने के लिए रास्ते में देखो क्या हुआ, जैसे मान लो मैं बस में बैठा, बस में बैठते देखो आजकल के नौजवान है, तो नौजवान सीधी सी बात है, आजकल के जो नौजवान है वे आपके बिना खिड़की वाली सीट के तो बैठते ही नहीं है, और जो खिड़की वाली सीट पे बैठ गया वो बैठ गया, बाकी आपके कंडक्टर की तरह वहां बाहर गेट पर लटक कर जाते हैं। तो जब कभी भी आप खिड़की वाली सीट पे बैठे और ऐसे बढ़िया से हवा लेते हुए, बालों को संवारते हुए, आपने देखा कि जयपुर 150 किलोमीटर, फिर जयपुर 100 किलोमीटर, फिर जयपुर 50 किलोमीटर, यानी कि रोड के किनारे आपने जो स्तंभ लगे हुए देखे और उनके ऊपर आपने लिखा हुआ देखा जयपुर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये सभी आपका क्या था भाई, ये सभी आपका एक प्रकार से कौन सा लेख था, ये सभी आपका एक प्रकार से जो लेख था वह लेख कौन सा लेख था भाई, यह स्तंभ लेख था। यानी कि स्तंभ लेख की परिभाषा क्या हुई कि खंभों या किसी भवन के, खंबे या किसी भवन के एक भाग को समतल करवाकर उसके ऊपर उत्कीर्णन लेख। तो मैं यहां पर लिख देता हूं खंबे या किसी भवन के एक भाग को समतल करवाकर उस पर लिखा गया लेख, यही लेख आपका क्या कहलाता है, स्तंभ लेख। देखो अब स्तंभ लेख के भी कई तरीके हुआ करते थे भाई, ऐसा नहीं है कि स्तंभ लेख केवल सीधा खंबे के ऊपर लिखवा दिया, अरे इसका भी एक विधिवत तरीका हुआ करता था। क्या तरीका होता, जैसे मान लो यह इस प्रकार से एक किसी स्तंभ का निर्माण करवाया जाता, यह आपका स्तंभ हो गया, और इस प्रकार के स्तंभ के ऊपर क्या होता, एक इस प्रकार की चौकी बनी होती थी, ये लो इस प्रकार से चौकी, और यह जो चौकी है इसके ऊपर की बात करें तो यहां पर आपका कोई ना कोई क्या होता था, पशु अंकन होता था। क्या होता था भाई, पशु अंकन, यानी कि किसी न किसी पशु की क्या होती थी, मूर्ति हुआ करती थी, और यह जो मूर्ति हुआ करती थी, ज्यादातर केस की बात करें तो ज्यादातर यह जो पशु अंकन है यह आपके सिंह का पशु अंकन हुआ। प्राचीन समय में क्या होता था, सिंह का आपका क्या होता था, चित्रांकन यहां पर किया जाता था। और यह जो ऊपर वाला जो भाग था, इस वाले भाग की बात करें तो इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता, तो इस वाले भाग को फलक कहा जाता था। क्या कहा जाता भाई, फलक कहा जाता था। जबकि देखो आपके इस वाले भाग को फलक कह दिया तो गुरुजी आप तो ये बताओ कि यहां पर इस प्रकार से एक डिजाइन भी हुआ करती थी, ये एक इस प्रकार की यहां से एक डिजाइन हुआ करती थी, और इस डिजाइन की देखो आपने गुलाब का फूल देखा होगा, यानी कमल का फूल देखा होगा, और कमल की जो पत्तियां होती है वो ऊपर से अगर इस प्रकार से जो पत्तियां होती है ये कमल की पत्तियों के समान आगे से, और उस फूल को क्या कर दिया, बिल्कुल ऐसे उल्टा कर दिया, तो यह आपका कैसा हो गया, अधोमुखी, यानी उल्टा मुखी आपका कमल हो गया। यानी मैं लिखूं यह जो डायग्राम हुआ करता था इस प्रकार का, इसको किस नाम से जाना जाता, तो इसको अधोमुखी कमल कहा जाता। क्या कहा जाता भाई, अधोमुखी कमल। अधोमुखी कमल के समान यही क्या हुआ करती, प्रतिमा हुआ करती थी। जबकि देखो यह वाला भाग तो अपन ने अधोमुखी कमल कह दिया, लेकिन देखो इस वाले भाग की चर्चा करें, ये वाला जो भाग था ये बिल्कुल ये पूरा ये जो भाग था, इस भाग की बात करें तो इस भाग को किस नाम से जाना जाता, तो इस भाग को यष्टि के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता, यष्टि, या इसी को लाट कहा जाता। यानी कि इस भाग की बात करें तो इसको या तो लाट कहा जाता या इसी भाग को अपन यष्टि के नाम से जाना करते थे। यानी लाट या यष्टि इस भाग को कहा जाता, और यह एकात्मक पत्थर से बने हुआ करते थे। किस प्रकार से, यानी यह एकात्मक पत्थर से बने होते थे, एकात्मक पत्थर से निर्मित। यानी कि इसका मतलब यह हुआ, एकात्मक पत्थर से निर्मित का मतलब क्या हुआ कि ये जितना जितना ऊपर से लेकर नीचे तक जो आपको आकृति दिखाई दे रही है ये बिल्कुल पूरा एक ही पत्थर से निर्मित हुआ करते थे, और ज्यादातर ये आपके चुनार के पीले पत्थरों से निर्मित। किस रूप से, या ज्यादातर आपके चुनार के पीले पत्थरों से निर्मित, चुनार के पीले पत्थरों से निर्मित आपके कौन से लेख हुआ करते थे, पत्थरों से निर्मित आपके स्तंभ लेख हुआ करते थे।
भाई ठीक है, यह आपका इस प्रकार से जो लेख हुआ करते, यह कौन से लेख होते थे, यह आपके स्तंभ लेख हो गए। अगले लेखों की अपन चर्चा करें, यानी कि यहां तक एक बार आपने स्तंभ लेख देख लिया, शिलालेख देख लिया। अगला जो लेख है यह आपका लेख है गुहा अभिलेख। कौन सा लेख है? नंबर 3 का जो लेख है यह आपका लेख है गुहा अभिलेख। ये लो नंबर 3 है, और नंबर 3 आपका लेख हो गया कौन सा भाई? गुहा अभिलेख। ये लो गुहा अभिलेख, ये गुहा अभिलेख। ये गुहा अभिलेख क्या होता है भाई गुरुजी? गुहा अभिलेख देखो बहुत आसान चीज है, वैसे पढ़ने में ज्यादा आपको जोर आने वाला नहीं है कि गुहा अभिलेख क्या होता है। सभी बच्चे एक बार भी क्लास को सभी शेयर कर दे भाई। सर क्वेश्चन लाओ। हाँ क्वेश्चन देखो बिल्कुल है, आज अपन शुरुआत की है, बिल्कुल आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कल अपन इस चीज की भी चर्चा करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। मैं बीच में आपको एक दो क्वेश्चन बिल्कुल बताता रहूंगा, टेंशन मत करें, आप लगातार बने रहे। इधर देखो गुहा अभिलेख की चर्चा करें, यानी कि गुहा अभिलेख नाम से स्पष्ट, गुहा यानी कि गुफा, यानी गुफाओं के ऊपर या गुफाओं के अंदर वाले भाग पर या गुफाओं के मुख्य दरवाजे के ऊपर लिखे गए जो लेख होते थे, इन लेखों को ही क्या कहा गया? गुहा अभिलेख कहा गया भाई। बिल्कुल देखो गुहा अभिलेख यानी गुफाओं के ऊपर है, मैं यहां पर लिखवा देता हूं, यहां पर लिखवा देता हूं, गुफाओं के ऊपर है हिस्सों में लिखे गए लेख, लिखे गए लेख। ये जो लिखे गए लेख हुआ करते थे इन्हीं को अपन ने क्या कहा? गुहा अभिलेख। अब देखो गुहा अभिलेख यानी कि गुहा अभिलेख पहली बात गुफाओं के अंदर लिखे गए लेख है, और जो लेख गुफाओं के अंदर लिखे गए, यानी कि सभ्य मानव तो गुफाओं में रहेगा नहीं। सभ्य मानव जब गुफाओं में नहीं रहेगा तो गुफाओं में कौन रहेगा भाई? गुफाओं में रहेगा आपका आदि मानव। और आदि मानव अगर गुफाओं में रह रहा है तो आदि मानव लिखना जानता था क्या? आदि मानव बिल्कुल लिखना नहीं जानता। इसलिए गुहा अभिलेखों से ज्यादातर जो जानकारियां है वह आपकी चित्रात्मक जानकारी प्राप्त हुई। किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई? चित्रात्मक जानकारी। जैसे देखो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से इस चीज को बताना चाहूंगा कि इधर देखो, जैसे गुहा अभिलेख, मान लो यह इस प्रकार की आपकी एक गुफा है, ये मान लो इस प्रकार की एक आपकी गुफा है, ये मान लो यह लेख जो है आपके आंतरिक भागों में, या फिर आप कह सकते हो गुफाओं से, इनसे ज्यादातर जानकारी मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, इनसे ज्यादातर जानकारी चित्रात्मक रूप में उपलब्ध, ज्यादातर जानकारी चित्रों के रूप में उपलब्ध। अब देखो ज्यादातर जानकारी चित्रों के रूप में उपलब्ध कैसे भाई? देखो मान लो आपसे प्राचीन समय की बात करें कि मान लो दो आदमी अब आपस में बातें करते, तो भाषा का विकास नहीं था, लिपि का विकास नहीं था, तो लोग लिख नहीं सकते। और आपने सबको, जब अपन बात करेंगे पाषाण काल की, थोड़ी देर बाद में अपन जब इतिहास का बंटवारा करेंगे तो पाषाण काल की जब मैं चर्चा करूंगा तो मैंने आपको वहां बताऊंगा कि मानव का उद्भव कैसे हुआ और मानव का जो उद्भव हुआ उसकी कौन कौन सी पीढ़ियां रही। वहां पर अपन जब चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मानव का जो पहला वर्ग था यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वर्तमान में होमो सेपियंस चल रहे हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक कैटेगरी आई, यानी कि बंदर से इंसान बना, और बंदर से इंसान बना यानी कि पहले मानव में भाषा विकसित नहीं थी, और भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी। भाषा यानी बोलने की कला भाषा, लिखने की कला लिपि। तो मानव लिखना नहीं जानता, और एक दूसरे को समझाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करेगा वह चित्रों का माध्यम। जैसे मान लो मैं आपको मान लो ऐसे कह रहा हूं कि आपको घर से जाना है खेत में, यानी गुफा से खेत में जाना है और वहां पर गायों को घास चरा कर लेकर आना है, तो आपको देखो चित्रों के माध्यम से कैसे समझा सकता हूं। जैसे मान लो यह अपनी गुफा है, इस गुफा से मैं आपको यहां मान लो इस प्रकार यहां से चित्र बना रहा हूं, और मैंने बताया कि आपको खेत जाना है, तो मैंने पहले खेत का ये रास्ता बना दिया इस प्रकार से, ये लो खेत का रास्ता, और फिर यहां पर ये खेत बना दिया, और खेत में इस प्रकार से मान लो ये आपकी घास बना दी मैंने, और इस प्रकार घास बनाने के बाद बीच में मैंने यहां पर आपकी गाय बना दी, और गाय को यहां पर मान लो इस प्रकार से आपको घास चरते हुए दिखा दिया, गाय को घास चरते हुए दिखा दिया, और यहां से रास्ता बना दिया, और यहां से बीच में गायों को चलते हुए दिखाया। यानी कि गुहा अभिलेख में ज्यादातर जानकारी कौन सी जानकारी मिली रहे? अपने को चित्रात्मक जानकारी प्राप्त हुई। तो ये चित्रात्मक जानकारी अपने को ज्यादातर कहां से प्राप्त होती है? तो यह अपने को ज्यादातर जो जानकारी उपलब्ध है चित्रात्मक जानकारी, ये गुफाओं से। जबकि देखो गुफाओं से अपने को लिखित जानकारी भी प्राप्त होती है। क्या होता है? निर्मित गुफाओं से आजीविक संप्रदाय हेतु निर्मित गुफाओं से लिखित जानकारी उपलब्ध है। हाँ भाई, क्या है उपलब्ध है अपने को? लिखित जानकारी उपलब्ध। देखो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई, क्या कि गुहा अभिलेख यानी गुफाओं के अंदर लेख, और गुफाओं के अंदर जो लिखे गए लेख है इनसे ज्यादातर जानकारी है वे चित्रात्मक जानकारी प्राप्त होती है। जबकि मौर्य साम्राज्य, जब अशोक पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आजीविक संप्रदाय और ये गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे गए इनकी पूरी जानकारी अपन वहां पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इतना सा याद रखना कि मौर्य साम्राज्य में आजीविक संप्रदाय हेतु निर्मित गुफाओं से लिखित जानकारी अपने को क्या है? उपलब्ध है। हाँ सभी बच्चे एक बार
सर मेरा भी नाम ले लो, पीके बिश्नोई। हाँ भाई पीके बिश्नोई नाम ले लिया, आप खुश है ना? हाँ भाई अंजू किसी की तैयारी, हाँ देखो आप तैयारी चाहिए, देखो ये क्लास मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएस की परी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, चाहे आप सेकंड ग्रेड, आप किसी भी लेवल की, यानी कि आप पटवार की, ग्राम सेवक की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, राजस्थान एसआई की, किसी भी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपके सब्जेक्ट में हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, वह टॉपिक आपको सेलेक्ट करने, अपने हिसाब से आपको सब्जेक्ट में आपके जो टॉपिक है उन टॉपिकों का अध्ययन करना है। बाकी यह आपकी एक बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक की एक मास्टर क्लास इतिहास की चलने वाली है, जिसमें संपूर्ण इतिहास आपको करवाया जाएगा, भारतीय इतिहास जो है, और बाकी आप सेलेक्ट कर लेना। तो सभी भर्ती परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए बहुत डीपली अपन इसका अध्ययन करने वाले हैं, तो लगातार आपको बने रहना है। अपन बेसिक चीजों की बात करेंगे, हाई लेवल तक, टॉप लेवल तक अपन चीजों की चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो अपने अब गुहा अभिलेख के बाद अगला जो लेख बच गया, यह आपका बच गया मुद्रा अभिलेख, यानी नंबर 4 पर कौन सा लेख पढ़ना अपने को? यह नंबर 4 पर आपको मुद्रा अभिलेख के बारे में अध्ययन करना। यानी मुद्रा अभिलेख क्या होता है? यानी मुद्रा अभिलेख देखो सीधा सीधा नाम से स्पष्ट है, मुद्रा अभिलेख का मतलब क्या हुआ? मुद्राओं के ऊपर लिखे गए लेख। यानी मुद्राओं के ऊपर भी गुरुजी कैसे लेख लिख दिए जाते हैं क्या? देखो मुद्राओं या सिक्कों के ऊपर लिखे गए लेख। मैं यहाँ पर आपकी परिभाषा आपको लिखवा देता हूं साथ के साथ। ये देखो परिभाषाओं में आपको सीधे सीधे लिखवा देता हूं। यानी पहले मुद्राओं या सिक्कों के ऊपर लिखा गया लेख आपका क्या कहलाता है भाई? लिखा गया लेख आपका मुद्रा अभिलेख। अब देखो मुद्रा अभिलेख का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो यह आपकी मुद्रा है, यानी देखो सिक्कों से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। ये मान लो एक इस प्रकार का सिक्का है और ये मान लो 5 रुपए का सिक्का है, ये 5 रुपए का सिक्का है, इस प्रकार से मान लो 5 रुपए का सिक्का है, और इस सिक्के के यानी दोनों तरफ इस प्रकार से आपकी गेहूं के दानों वाली ये इस प्रकार से बुंटी बनी हुई, ये लो, यह आपका इस प्रकार से गेहूं का बना हुआ दाना बना हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है मैं धारक को इस 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और इस प्रकार से यहां पर आपके ऊपर की तरफ यहां पर आपके मान लो जो भारतीय सरकार है, ये लो भारतीय सरकार यहां पर लिखा हुआ है, या आपका जो भी है रिजर्व बैंक है, जो भी लिखा हुआ है। यानी कि अब देखो इस सिक्के से और इसके पीछे वाले हिस्से की बात करें तो पीछे वाले हिस्से में आपका जो लिखा हुआ मिलेगा, यह आपका इस प्रकार से आपका अशोक स्तंभ बना हुआ मिलेगा, ये इस प्रकार से अशोक स्तंभ, और इसके ऊपर आपके ये दोनों तरफ आपके जो सिंह के मुख वाला ये आकृति, और बीच में आपका अशोक चक्र आपको मिलेगा, ये आपको इसमें 24 तीलियां होगी। ये जो आपका पूरा पूरा जो क्षेत्र है, यानी कि इससे अपने को कई सारी जानकारी प्राप्त हुई क्या कि इसकी मुद्रा वैल्यू क्या है? 5 रुपए। अनाज का विवरण है, इसके अलावा भारतीय यानी कौन सी यानी सरकार का अपने को विवरण मिलता है, कितने यानी कि मुद्रा का, धातु का, कई सारी चीजों का अपने को क्या मिलता है, इससे विवरण मिलता है, पता चलता है बहुत सारी चीजों का। तो मुद्राओं के ऊपर लिखा गया लेख ही आपका क्या कहलाता है? मुद्रा अभिलेख। अब देखो मुद्रा अभिलेख में जैसे अपन प्राचीन समय की बात करें तो कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें, कुछ जो जानकारी प्राप्त होती है, इनकी अपन चर्चा करें भाई, कौन कौन सी जानकारी अपने को महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होती है। तो इधर देखना लिखा गया लेख, ये लेख हो गया। अब देखो इसमें जैसे मैं आपको एक सिक्का बताता हूं, जैसे यह आपका सिक्का, इस प्रकार से एक सिक्का प्राप्त हुआ, और यह जो सिक्का है, यह सिक्का आपके मान लो समुद्रगुप्त के काल का है, यानी कि इसके ऊपर यहां पर नाम लिखा हुआ समुद्रगुप्त, ये लो, ये समुद्रगुप्त नाम लिखा हुआ है इस प्रकार, और यहां पर एक समुद्रगुप्त की है इस प्रकार की एक आपकी प्रतिमा बनी हुई है, ये लो मान लो ये समुद्रगुप्त है आपका, और ये समुद्रगुप्त के जो हाथ है, इस हाथ में आपको इस प्रकार से यह आपका वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ये वीणा है, ये वीणा। तो यानी कि मैं आपको कह सकता हूं यह कौन से काल का सिक्का, यानी आपसे काल पूछा जाए तो यह काल आपके गुप्त काल का सिक्का। कौन से काल का? गुप्त काल का। यानी आपसे पूछा जाए इस समय शासक कौन था, तो आपसे शासक का आपको पता चल गया, इस समय शासक कौन था रे? शासक था आपका समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, और क्या पता चलता है? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, यानी कि आपको पता चलता है भारत का प्रथम संगीत वाद्य यंत्र, भारत का प्रथम संगीत वाद्य यंत्र जो है, यह आपको पता चल गया, यह आपका कौन सा था? यह आपका वीणा था। ठीक है, इसके अलावा आपके शासक की रुचि, यानी शासक की रुचि क्या थी? शासक की रुचि थी यानी कि वीणा वादन में। किसमें थी भाई? वीणा वादन, यानी कि समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया। तो अपन कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त को वीणा वादन की रुचि थी, यह संगीत प्रेमी था। ऐसा अपन ने एक सिक्के को देखकर, मात्र एक सिक्के को देखकर अपन ने अंदाजा लगा लिया, और इसके ऊपर कई सारे ये लेख लिखा गया, जिस नाम लिखा गया समुद्रगुप्त। तो सिक्कों के ऊपर लिखा गया लेख आपका क्या कहलाता? यह आपका मुद्रा अभिलेख है, यह आपका मुद्रा अभिलेख कहलाता। और मुद्रा अभिलेख अपने को कई सारी जानकारियां भी क्या है? देता भाई। ठीक है, बिल्कुल जानकारियां देता है। इसके अलावा अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ताम्रा अभिलेख। क्या पढ़ते हैं भाई? अगला पॉइंट है आपका ताम्रा अभिलेख। ये देखो ताम्रा अभिलेख नंबर 5 आपका जो है, ये ताम्रा अभिलेख। ये ताम्रा अभिलेख देखो क्या होता है? ताम्रा अभिलेख
नाम से स्पष्ट है, इसी को अपन ताम्रपत्र कहते हैं, इसी को ताम्राभिलेख कहते हैं, यानी कि तांबे की पट्टिकाओं के ऊपर लिखा गया लेख क्या कहलाता? ताम्राभिलेख कहलाता। यानी तांबे की पट्टिकाओं के ऊपर लेख लिखा गया तो क्या कहलाएगा? ताम्राभिलेख। सब को नाम ले, अभी शर्मा कह रहा है सबका नाम ले है। हाँ, अरे सिक्के अभी देखो गुप्त काल के, मौर्य काल के सारे सिक्के अपन पढ़ने वाले हैं। धीरे समुद्रगुप्त बिल्कुल ठीक है, पिंक की गई, पर यही सोचने के लिए आते हुए चलो किस विधि से वीणा बजाता था, ठीक है ठीक है भाई, बिल्कुल सबके आप सभी एक बार बच्चे जितने भी हैं आप क्लास, ठीक है। बाकी देखो टाइम हो चुका है, टेक्निकल टीम वाले अपने वार्निंग देने लगे, गुरुजी नेक्स्ट क्लास है, तो बाकी अपना अध्ययन करने वाले नेक्स्ट क्लास में, यानी ताम्राभिलेख से लेकर बाकी कल अपन साहित्य के जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोतों की, विदेशी विवरणों की, इन सभी की चर्चा करते हुए अपन इतिहास के वर्गीकरण करेंगे कि इतिहास को अपने कौन कौन से काल में बांट देते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, मध्यकाल, ऐतिहासिक काल, यानी कि जितना भी आपका जो यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल, ये जितना भी आपके काल है, इन काल को डिवाइड करेंगे। क्या होता है पाषाण काल, कैसे मानव का उद्भव हुआ, क्या क्या पाषाण काल में किस प्रकार के अपने को औजार प्राप्त हुए, तो मैं कल आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल चित्रों के माध्यम से आपके लेकर आऊंगा, आप स्लाइड में चित्र कि किस किस प्रकार के पत्थरों को औजार प्राप्त हुए, उन सभी चीजों के ऊपर अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक